सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है और रास्ता मुझे खुद बनाना है, तो रास्ता मुझे खुद बनाना है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? बेटर? ओके, सो एक बार फिर से स्वागत है आपका इस अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद पायल पे। गाइस, अगर आप इस चैनल पे न्यू आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने जा रहे हैं सीबीएसई की लेटेस्ट पैटर्न की केस स्टडीज़ क्वेश्चन। गाइस, हमने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में स्टडी किया था मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, और सेकेंड वीडियो में हमने स्टडी किया था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक शेयर किया है। सबसे पहले आप उन वीडियोस को देखिएगा, उसके बाद उन वीडियोस बेस्ड केस स्टडी क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। सो आइए हम शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। हमारा फर्स्ट केस स्टडी क्वेश्चन है XYZ प्राइवेट लिमिटेड। इन्होंने सेटअप की थी एक फैक्ट्री फॉर मैन्युफैक्चरिंग सोलर लैंटर्न इन अ रिमोट विलेज as there was no reliable supply of electricity in rural areas। ये क्या कह रहा है? XYZ प्राइवेट लिमिटेड ने एक फैक्ट्री सेटअप की है सोलर लैंटर्न की। कहाँ पे सेटअप किया? रिमोट विलेजेस में, मतलब जहाँ पे रिलायबल सप्लाई नहीं होती है इलेक्ट्रिसिटी की, वहाँ पे इन्होंने सोलर लैंटर्न की फैक्ट्री लगाई। अब इस कंपनी के रिवेन्यू द रिवेन्यू अर्न्ड बाय द कंपनी वॉज सफिशिएंट कि कॉस्ट को और रिस्क को कवर कर पाए। इतने इनके जो थे रिवेन्यू थे। एज द डिमांड ऑफ लैंटर्न वॉज इंक्रीजिंग डे बाय डे, जो लैंटर्न की डिमांड है वो देखो डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है। द कंपनी डिसाइड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। कंपनी अब प्रोडक्शन बढ़ाना चाह रही है। देखो ऑब्वियसली अगर कंपनी की सेल्स है वो बढ़ती जा रही है तो कंपनी क्या चाहती है? देखो ध्यान से समझो, कंपनी की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है तो ऑब्वियसली कंपनी क्या चाहेगी? प्रोडक्शन बढ़ाना। अब डिमांड बढ़ रही है तो कंपनी चाहती है प्रोडक्शन में बढ़ाऊं क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेल करूं। अब इसके लिए कंपनी ने क्या किया? उस एरिया में जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ थी वो प्रोवाइड की। कैसे? वहाँ के लोगों को जॉब दी, एम्प्लॉय किया। द कंपनी ऑल्सो डिसाइडेड, क्या सोचा कि हम वहाँ पे स्कूल खोलेंगे, वहाँ पे क्रैचेज ओपन करेंगे। आर यू गेटिंग? फॉर द चिल्ड्रन, किन बच्चों के लिए? ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़, उन एम्प्लॉयज़ के बच्चों के लिए हम वहाँ पे स्कूल ओपन करेंगे, क्रैचेज ओपन करेंगे। अब ये कंपनी ने किया। रिपीट कर रही हूँ, XYZ प्राइवेट लिमिटेड ने एक फैक्ट्री सेटअप की सोलर लैंटर्न की। कहाँ पे? रिमोट विलेजेस में। और इससे क्या हुआ? कंपनी जो रिवेन्यू अर्न कर रही है वो सफिशिएंट है कॉस्ट को और रिस्क को कवर करने के लिए। अब क्या हुआ? वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई तो नहीं होती है ना, इंडिया है, यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल है। मान लो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं होती है। अब क्या हो रहा है? उनके जो कंपनी के लैंटर्न है ना उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। अब हर कंपनी चाहती है प्रोडक्शन बढ़ाना। अगर डिमांड बढ़ रही है तो प्रोडक्शन बढ़ाएगी ताकि सेल इंक्रीज हो जाए। अब यहाँ पे पूछा गया, बताओ कंपनी ने अपना कौन सा ऑब्जेक्टिव फुलफिल किया? देखो हमने स्टडी किया था कंपनी के मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, पर्सनल। तो कंपनी कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर रही है। कैसे फुलफिल कर रही है? कंपनी वहाँ पे सेल्स इंक्रीज़ करना चाहती है। सेल्स इंक्रीज़ करना, सेल्स कैसे? मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे प्रॉफिट कमाना, राइट ना। और सेकंड क्या बात कर रही है? वहाँ के लोगों को जॉब देना। अब वहाँ के लोगों को जॉब देना ये हमने कहाँ पढ़ा था? गाइस, डू यू रिमेंबर? हमने TCS का एग्जाम्पल पढ़ा था। 6 लाख पीपल को जॉब देती है एक साल में। तो वो कौन सा ऑब्जेक्टिव था? सोशल ना। तो सोशल ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल कर रही है। हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। सेकंड में कह रहा है वैल्यूज़ बताओ।
विच द कंपनी वांटेड टू कम्युनिकेट टू द सोसाइटी। सोसाइटी के लिए क्या कर रही है वो, क्या कंट्रीब्यूट कर रही है भाई, स्कूल्स ओपन करवा रही है, एम्प्लॉयमेंट दे रही है। अब स्कूल्स ओपन करवा रही है तो कहीं ना कहीं लिटरेसी में कंट्रीब्यूट कर रही है, इसी को हमें एक्सप्लेन करना है। तो इसके आंसर में आपको क्या राइट करना है, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट कौन कौन से डिस्कस किए गए हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव और सोशल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में आप क्या बताओगे, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ पे फोकस किया गया, और सोशल में सोसाइटी के बेनिफिट के लिए। अब यहाँ पे बेनिफिट कैसे, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का फ़ायदा देख रही है। कौन कौन सी वैल्यूज़ आई, एक तो रूरल डेवलपमेंट, रिमोट विलेज था। आर यू गेटिंग ना, देखो स्टार्टिंग की फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन में आया था, फर्स्ट 2 लाइन्स को देखो, वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है रिमोट विलेज। अगर रिमोट विलेज था तो ऑब्वियसली क्या टारगेट किया कंपनी ने, रूरल डेवलपमेंट, और सेकेंड लिटरेसी को प्रमोट कर रही है ना, वहाँ पे स्कूल्स ओपन करवा रही है, राइट। वहाँ पे आया था ना कि वहाँ पे क्या ओपन करवा रही है, स्कूल्स ओपन करवा रही है, क्रैचेज ओपन करवा रही है। तो कहीं ना कहीं किसको प्रमोट कर रही है, लिटरेसी को, एजुकेशन सिस्टम को। सो फर्स्ट केस स्टडी सबको क्लियर है, ओके। सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। सेकेंड केस स्टडी है, आरना कंपनीज टारगेट प्रोडक्शन इज 8000 यूनिट्स इन अ ईयर। कंपनी का टारगेट प्रोडक्शन है 8000 यूनिट्स एक साल का। अब इस टारगेट को अचीव करना है। टू अचीव दिस टारगेट द मैनेजर हैज़ टू ऑपरेट ऑन डबल शिफ्ट्स। मैनेजर जो है ना वो डबल शिफ्ट पे काम कर रहा है ड्यू टू पावर फेलियर। क्यों कर रहा है, बिकॉज पावर फेलियर हो रहा था। अब मैनेजर एबल हुआ, एबल मतलब कर पाया, कितना कर पाया, 8000 यूनिट्स, बट कॉस्ट आ गई ज़्यादा। अब बताओ जी मैनेजर का स्टेटस क्या है, मैनेजर ने अचीव तो कर लिया बट कॉस्ट क्या आ गई, ज़्यादा। तो अब इसका आंसर क्या बनेगा गाइज, आपको इफेक्टिव और एफिशिएंट दोनों का मीनिंग क्लियर है। इफेक्टिव और एफिशिएंट का मीनिंग क्लियर है। हमने एक टर्म पढ़ा था इफेक्टिव, एक टर्म पढ़ा था एफिशिएंट। देखो एफिशिएंट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले समझना। एफिशिएंट का मतलब है जब वो मिनिमम कॉस्ट पे काम पूरा करके दे रहा है, मिनिमम कॉस्ट पे काम पूरा करके दे रहा है, तब वो होता है एफिशिएंट। मतलब जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पे, और वो मैनेजर हमारा इफेक्टिव कब बनता है, वो इफेक्टिव तब बनता है जब वो गिवन टास्क को टाइम पे कंप्लीट करके दे रहा है, तब वो हमारा इफेक्टिव बनता है। तो इसमें देखो आरना कंपनी का जो मैनेजर है उसने 8000 यूनिट्स का टारगेट था, 8000 यूनिट्स को वो प्रोड्यूस कर पाया, बट प्रॉब्लम क्या आई, कॉस्ट आ रही है ज़्यादा, राइट। तो अगर कॉस्ट ज़्यादा आ रही है मतलब क्या हुआ, कॉस्ट ज़्यादा आ रही है और टाइम क्या लग रहा है, कम टाइम में तो कंप्लीट कर रहा है, कॉस्ट ज़्यादा आ रही है ना, तो ऑप्शन बी इज़ राइट। आर यू गेटिंग, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, बी। मैनेजर हमारा इफेक्टिव तो है, क्लियर, बट वो एफिशिएंट नहीं है क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा आ रही है। मैनेजर इफेक्टिव है बट एफिशिएंट नहीं है। इज इट क्लियर, एफिशिएंट का मतलब है मिनिमम कॉस्ट पे काम करना और इफेक्टिव का मतलब है टाइम पे वर्क कंप्लीट करके देना। ओके ओके, नेक्स्ट है हमारी थर्ड केस स्टडी। अब थर्ड केस स्टडी बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो इसमें क्या कह रहा है, आपके पास ना ALO एक कंपनी है ALO। अब ये मोबिलिटी प्लेटफॉर्म है, इज इन द प्रोसेस ऑफ लेइंग ऑफ। लेइंग ऑफ क्या होता है, हटा रही है एम्प्लॉयज़ को जॉब से, इन अ मूव एम्ड एट ड्राइविंग कॉस्ट एफिशिएंसी। देखो अभी हमने एफिशिएंसी का मीनिंग पढ़ा, मिनिमम कॉस्ट पे, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पे। अब इसने ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट का कौन सा ऑब्जेक्टिव ये अचीव नहीं कर पाई। गाइस ध्यान से रीड करो, ALO जो कंपनी है वो क्या कर रही है, ले ऑफ कर रही है अपने एम्प्लॉयज़ को ताकि कॉस्ट कम आ जाए।
अब ये कॉस्ट कम करने के लिए देखो एफिशिएंसी तो कर रही है, हम एलिमिनेट करते हैं, एफिशिएंसी तो है ना, कॉस्ट तो कम कर रही है, प्रॉफिट भी हो जाएगा, कॉस्ट कम आएगी, प्रॉफिट ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो हम मार्केट में सर्वाइव भी कर पाएंगे। बट ये कौन सा ऑब्जेक्टिव अचीव करने में एबल नहीं है? सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या स्टडी किया था? ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देना, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए काम करना, राइट? सो थर्ड केस स्टडी का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सोशल। ओके, नेक्स्ट केस स्टडी, इसमें हम पढ़ेंगे एक पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप को मैनेज करना उतना ही ज़रूरी है जैसे स्कूल और हॉस्पिटल को है। आर यू गेटिंग? एक स्कूल और हॉस्पिटल को मैनेज करना जितना ही ज़रूरी क्या है, पेट्रोल पंप को मैनेज करना। अब कह रहे हैं जो मैनेजर इंडिया के हैं वैसे ही यूएस के हैं, वैसे ही जर्मनी के हैं, वैसे ही जापान के हैं। क्या मीनिंग है इसका? अरे ह्यूमन बींग्स ही तो है, मैनेजर क्या है? जो पर्सन मैनेज कर पाता है। अरे है तो वो ह्यूमन बींग ऑब्वियसली, बट उनका काम करने का तरीका अलग है। गाइज आपको पता है जापान की मैनेजमेंट बहुत फेमस है, हर कंट्री प्रेफर करती है जापान की मैनेजमेंट को। अब क्यों प्रेफर करती है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ऐसा क्या है कि जापान की मैनेजमेंट को इतनी प्रेफरेंस मिलती है। सो इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, सो यहाँ पे ये कह रहा है पेट्रोल पंप को मैनेज करना उतना ही ज़रूरी है जितना स्कूल और हॉस्पिटल को है। अब ऐसा क्या है उसमें, है ना? बट फिर ये कह रहा है इंडिया, यूएसए और जर्मनी और जापान सबके मैनेजर सेम ही होते हैं, बट उनके काम करने का तरीका अलग है। तो ये कौन सी फीचर को बता रहा है कि मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल एक्टिविटी है। यूनिवर्सल एक्टिविटी में हमने क्या पढ़ा था कि कॉमन होता है सारे ऑर्गेनाइजेशन में, वेदर इकोनॉमिक हो, वेदर सोशल हो, वेदर पॉलिटिकल हो, मतलब ये परवेसिव है। व्हाट इज नीडेड एवरीवेयर एंड इज कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन। इज इट क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट है हमारी लास्ट, अ मैनेजर डज द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इन ऑर्डर टू अचीव एफिशिएंसी। मैनेजर क्या कर रहा है? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर रहा है, वही कॉस्ट को कम लाना चाह रहा है। क्यों? टू दिस एंड ही टेक्स इनटू अकाउंट द रिलेशनशिप, किसमें? इनपुट और आउटपुट में। इनपुट और आउटपुट में रिलेशनशिप बना रहा है। अब बताओ इनपुट फैक्टर कौन सा नहीं है? देखो मनी, इनपुट फैक्टर क्या होते हैं? जिसको हम बिजनेस में लगा रहे हैं काम करने के लिए, और आउटपुट जो रिजल्ट आ रहा है। अब देखो मनी हमारा इनपुट फैक्टर है, मटेरियल हमारा इनपुट फैक्टर है, इक्विपमेंट टूल्स हमारे इनपुट फैक्टर है, बट प्रॉफिट हमारा जो है वो इनपुट फैक्टर नहीं है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्रॉफिट। सो गाइस कैसा लगा आपको वीडियो? थैंक्स फॉर वॉचिंग। हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली सो दे कैन ऑल्सो लर्न एंड सब्सक्राइब विद फ्रॉम आवर चैनल। गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।